आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 11 के इतिहास का चैप्टर 7 आधुनिकीकरण के रास्ते का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। इस चैप्टर का पहला पार्ट मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अगर उसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग अगर पहले पार्ट को देखे रहेंगे तभी दूसरा पार्ट आप लोगों के समझ में आएगा। तो पहले पार्ट में हमने चर्चा किया था कि आधुनिकीकरण के रास्ते में, मतलब कि जो आपके चैप्टर का नाम है, यह ऐसे दो विकसित देशों के विषय में, इस टॉपिक में ऐसे दो विकसित देशों के विषय में चर्चा की गई है। और हमने उन दो विकसित देशों के जो कुछ प्रमुख तथ्य थे, या यूं कहे कि प्रारंभिक जो तथ्य थे, उन पर हमने चर्चा किया था पहले पार्ट में। तो हमने बताया था पहले पार्ट में कि चीन और जापान दो ऐसे विकसित देश हैं एशिया के, जिनके विषय में इस टॉपिक में चर्चा की गई है। और हमने जाना था, पहले ही पार्ट में चर्चा भी किया था, हालांकि फिर भी हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, कि हमने पहले पार्ट में चर्चा किया था कि किस तरह से जापान ने आधुनिकीकरण के नए रास्ते अपना कर औपनिवेशिक साम्राज्य का सपना देखने लगा। लेकिन वहीं चीन गृह युद्ध के दलदल में फंसता गया, और जहां से वह कब निकला? 1949 में निकला, जब चीन स्वतंत्र हुआ। और जापान के विषय में हमने चर्चा किया था। हमने बताया था, पहले पार्ट में चर्चा किया है कि किस तरह से जापान ने रूस और चीन को भी पराजित कर दिया था, और उसके बाद ताइवान और कोरिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन जापान का औपनिवेशिक साम्राज्य का सपना पूरा नहीं हो पाया। और वह सपना जापान का कब चूर हुआ? तो वह सपना जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, तो उसके बाद अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के दो प्रमुख शहरों पर परमाणु बम गिराए। और हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया था? तो हमने यह भी चर्चा किया था, हालांकि हम इस पार्ट में भी इसके विषय में चर्चा करेंगे कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। तो उसके बाद जापान अमेरिका का औपनिवेशिक राज्य बन गया, उपनिवेशिक राज्य बन गया। और उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका जापान को अपने नियंत्रण में ले लिया और जापान का विसैन्यीकरण कर दिया। विसैन्यीकरण करने के बाद अमेरिका ने जापान का संविधान भी बदल दिया और जापान में नया संविधान लागू हुआ। उसके बाद चीन और जापान के भौगोलिक परिस्थितियों के भी विषय में हमने चर्चा किया था। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दूसरा पार्ट। तो इस पार्ट में हम आज प्रमुख रूप से जापान के विषय में चर्चा करेंगे। इस पार्ट में हम प्रमुख रूप से आज जापान के विषय में चर्चा करेंगे। अगले पार्ट में हम चीन के विषय में चर्चा करते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। इस टॉपिक के साथ साथ कक्षा 11 का इतिहास भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने अभी जैसा बताया कि जापान ने औपनिवेशिक साम्राज्य का सपना देखा। तो जापान का क्या था कि जापान का क्योटो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था। लेकिन 12वीं सदी के प्रारंभ में जापान पर शोगुनों, लिख लीजिए कि 12वीं सदी में जापान पर किसका शासन था? शोगुनों का शासन था। 12वीं सदी में जापान पर शोगुनों का शासन कायम हुआ। ठीक है, इसको लिख लीजिए, कायम हुआ। उसके बाद क्या हुआ? कायम हुआ। ठीक है, 12वीं सदी में जापान पर शोगुनों का
शासन कायम हुआ जो सैद्धांतिक रूप से राजा थे, जो सैद्धांतिक रूप से राजा थे। जो सैद्धांतिक रूप से राजा थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि 17वीं सदी के प्रारंभ में 1603 ईस्वी से लेकर 1603 ईस्वी से 1867 1603 से 1603 से 1867 ईस्वी के मध्य तक तोकुगावा 1603 से 1867 ईस्वी के मध्य तोकुगावा के लोग शोगुन पद पर कायम थे। शोगुन पद पर कायम थे। अब यहां से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तोकुगावा वंश के लोग शोगुन पद पर कब कायम थे, कब से लेकर कब तक तोकुगावा के लोग शोगुन पद पर कायम थे, तो 1603 से लेकर 1867 ईस्वी के मध्य तक। और 1603 से लेकर 1867 ईस्वी के मध्य तक तोकुगावा के लोग शोगुन पद पर कायम थे। जापान जो था वह 250, जापान 250 भागों में विभाजित था। लिख लीजिए कि जापान 250 भागों में विभाजित था। जिसका शासन दैम्यो चलाते थे। दैम्यो चलाते थे। जिसका शासन दैम्यो चलाते थे। और जो ये दैम्यो लोग थे, ये क्या थे, इन पर नियंत्रण कौन रखता था, तो जो शोगुन लोग थे, वही दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे और इनको राजधानी में रहने का आदेश देते थे। ठीक है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे मेजी का पुनर्स्थापना। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। यहां तक अगर कोई भी डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा कि 12वीं सदी में जापान में शोगुनों का शासन कायम हुआ जो सैद्धांतिक रूप से राजा थे। ठीक है, शोगुन का शासन कायम हुआ और यही सैद्धांतिक रूप से राजा थे। लेकिन 1603 से 1817 ईस्वी के मध्य तक, यहां तक लिख लीजिएगा कि मध्य तक तोकुगावा के लोग शोगुन पद पर कायम थे और जापान जो कि 250 भागों में विभाजित था, जिसका शासन दैम्यो चलाते थे। यहां तक क्लियर है। यह हालांकि यह आपके जानकारी के लिए है, ये प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, इसे अपने जानकारी के दृष्टि से, जानकारी के नजरिए से अपने नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए, अब
प्रश्न जो पूछा जाएगा वह यहां से पूछा जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि मेजी पुनर्स्थापना क्या था, इसका अर्थ क्या है। चलिए, अब मेजी पुनर्स्थापना हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। मेजी पुनर्स्थापना मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ क्या है, तो लिखिए कि इसका अर्थ प्रबुद्ध सरकार का गठन है। प्रबुद्ध सरकार का गठन है। हमने अभी चर्चा किया था कि 1603 से लेकर 1867 ईस्वी के मध्य तक तोकुगावा के लोग शोगुन पद पर कायम हो गए थे, मतलब शोगुनों के पद पर काबिज हो गए थे। लेकिन मेजी ने क्या किया था कि 1867 से, इसी में लिख लीजिए कि मेजी ने मेजी वंश के नेतृत्व में वंश के नेतृत्व में 1867-68 ईस्वी में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया। ठीक है, कि मेजी पुनर्स्थापना, इसका अर्थ है प्रबुद्ध सरकार का गठन है। इसका अर्थ प्रबुद्ध सरकार का गठन है। ठीक है, और मेजी वंश के नेतृत्व में अगर यहां से प्रश्न पूछा जाए, हालांकि इस टॉपिक से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, कि यहां से इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया था, अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर कब परमाणु बम गिराया था, या जापान ने चीन को कब पराजित किया था, जापान ने रूस को कब पराजित किया था, जापान ने ताइवान को कब पराजित किया था, और जापान ने कोरिया को कब पराजित किया था। यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह भी पूछा जाता है कि जापान के किन दो शहरों के बीच सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। बाकी ये सब जानकारी की दृष्टि से हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ है प्रबुद्ध सरकार का गठन मेजी वंश के नेतृत्व में 1867-68 ईस्वी में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया। ठीक है, इसके बाद अब क्या हुआ था कि जापान में एक आंदोलन हुआ था। पेरी के आगमन ने जापानी राजनीति पर महत्वपूर्ण असर डाला और सम्राट की अचानक अहमियत बढ़ गई, जिसे तब तक बहुत कम राजनीतिक सत्ता मिली हुई थी। 1868 ईस्वी में एक आंदोलन हुआ था
और इस आंदोलन में क्या हुआ था कि इस आंदोलन हमने अभी चर्चा किया कि मेजी वंश के नेतृत्व में 1867-68 ईस्वी में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त कर दिया गया। हाँ, तो 1868 ईस्वी में जापान में एक आंदोलन हुआ था और चलिए इसे एक आंदोलन के दौरान जो शोगुन थे, शोगुनों को जबरदस्ती हटा दिया गया। सत्ता से हटा दिया गया। ठीक है कि 1868 ईस्वी में एक आंदोलन के दौरान शोगुनों को सत्ता से जबरदस्ती हटा दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद मेजी को एडो लाया गया। लिख लीजिए इसमें कि इसके बाद मेजी को एडो लाया। बाद में यही जापान का राजधानी बना, दिखाई नहीं देगा नीचे। चलिए इतना नोट कर लीजिए। इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद लिखेंगे। एडो ले आया गया और एडो को बाद में जापान की राजधानी बना दिया गया और इसका नाम क्या रखा, टोक्यो, जो आज भी जापान की राजधानी है। ठीक है, चलिए। अठारह में एक आंदोलन के दौरान जो शोगुन थे उन्हें जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया और उनके स्थान पर मेजी को लाया गया। और मेजी को कहाँ लाया गया, एडो में लाया गया। एडो क्या था, लिख लीजिए कि आगे से लिखिए कि मेजी को एडो लाया गया और एडो को ही जापान का राजधानी और एडो को ही जापान का राजधानी बना दिया गया। तथा इसका नाम बदलकर टोक्यो रखा। टोक्यो जापान की राजधानी क्या है वर्तमान समय में, तो टोक्यो है। अगर आपसे यहां से प्रश्न पूछे कि टोक्यो का पूर्व नाम क्या था, तो टोक्यो का पूर्व नाम
एडो था। क्या था? एडो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद क्या हुआ था कि जापान के जो अधिकारी गण जो लोग थे वह यह जानते थे, क्योंकि ब्रिटेन उस समय चीन को पराजित कर दिया था और भारत में भी ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो चुका था, तो जापान के लोग भी इससे भयभीत थे। उन्हें भी इस बात का डर था कहीं हम भी ब्रिटेन का या कहीं जापान में भी ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार न हो जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनसे सीखा, न कि उनकी उपेक्षा की। मतलब जो यूरोपीय देश थे उनसे जापान के लोगों ने सीखा, उनकी उपेक्षा नहीं की। उसके बाद क्या हुआ था कि इसके लिए उन्होंने एक नारा दिया था, एक नारा दिया था जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और यह नारा था कि सरकार ने मतलब कि जापान ब्रिटेन का उपनिवेशिक राज्य न बने, इसके लिए सरकार ने नारा दिया था। क्या नारा दिया था? तो लिखिए कि जापान ब्रिटेन का ब्रिटेन की जगह यूरोप कर लीजिए, कि जापान यूरोप का उपनिवेशक राज्य ना बने, इसके लिए जापान की सरकार ने फुकोकू कयो लिखिए, बड़ा अजीब नाम है, फुकोकू कियोहे। ठीक है, फुकोकू कियोहे, जिसका अर्थ होता है समृद्ध देश और मजबूत सेना। सेना का नारा दिया। ठीक है, अगर आपसे यहां से प्रश्न पूछे कि जापान यूरोप का उपनिवेशक राज्य ना बने, इसके लिए जापान की सरकार ने क्या नारा दिया था, तो इसके लिए जापान की सरकार ने फोकुकू केओए नारा दिया था, मतलब समृद्ध देश मजबूत सेना का नारा दिया था। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे। इसके बाद क्या हुआ था कि इसके साथ ही नई सरकार ने सम्राट व्यवस्था के पुनर्निर्माण के साथ काम शुरू किया। अब साम्राज्य व्यवस्था क्या है? सम्राट व्यवस्था, तो सम्राट व्यवस्था था कि जिसमें राजा हो, मतलब जिसमें सम्राट हो, सम्राट के साथ साथ नौकरशाह भी हो और सेना भी हो, और जो नौकरशाह यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हो और उसके साथ साथ जो सेना हो वह सम्राट के अंतर्गत हो। मतलब कि सम्राट जो थे
वह जापान की सत्ता का प्रमुख केंद्र बिंदु थे। तो चलिए अब हम सम्राट व्यवस्था के विषय में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे कि सम्राट व्यवस्था क्या है। तो सम्राट व्यवस्था सम्राट व्यवस्था क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें सम्राट के साथ साथ नौकरशाह और सेना भी शामिल होते थे। तथा नौकरशाह और सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। अगर आपसे पूछे कि जापान में सम्राट व्यवस्था का क्या रोल था या सम्राट व्यवस्था से क्या आशय है, ठीक है, तो सम्राट व्यवस्था यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सम्राट के साथ साथ नौकरशाह और सेना भी शामिल होते थे तथा नौकरशाह और सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। ठीक है, मतलब कि जो सम्राट था वही जापानी सत्ता का केंद्र बिंदु था। इतना क्लियर है? चलिए अब आगे चर्चा करते हैं कि जापान में, चूंकि जापान की जो शिक्षा व्यवस्था है वह बहुत मजबूत है, तो इस व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो जापान में लिखिए, जापान में 1870 ईस्वी के दशक में नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण शुरू हुआ। और सभी लड़कों तथा लड़कियों का स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया। गया, ठीक है। अब यहां से प्रश्न पूछे कि जापान में नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो जापान में नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण 1870 ईस्वी के दशक में हुआ था और लड़कों तथा लड़कियों को
स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया था। यही था जापान के विद्यालय व्यवस्था का संरचना। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद कुछ और तथ्य है, उस पर चर्चा करके, चूंकि विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो आपके लिए जो पॉइंट्स महत्वपूर्ण है बस हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जापान में पहली रेल लाइन, चूंकि जापान एक औद्योगिक देश है, हमने यह पहले ही चर्चा किया कि जापान एक विकसित देश है और जापान की जो औद्योगिकी व्यवस्था है वह विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। तो जब औद्योगिकीकरण, जब किसी देश का औद्योगिकीकरण किया जाता है तो उस देश की जो संचार व्यवस्था है उसको मजबूत करना पड़ता है। तो उसी कड़ी में क्या हुआ था कि जापान ने दो शहरों के बीच, पहली बार दो शहरों के बीच रेल लाइन बिछाई थी। और वह कब बिछाई थी उसके विषय में अब हम चर्चा करेंगे। चलिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि आज हम विश्लेषण बहुत नहीं कर पा रहे हैं। समय का भी अभाव है और कुछ। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं कि जापान में रेल लाइन बिछाने का काम कब शुरू हुआ। तो प्रश्न लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि जापान के किन दो शहरों के बीच कब रेल लाइन बिछाई गई। जापान के किन दो शहरों के बीच कब रेल लाइन बिछाई गई। तो लिखिए प्रश्न, इसके बाद उत्तर लिखिए कि जापान में में 1870 से 72 ईस्वी के बीच टोक्यो और योकोहामा के बीच रेल लाइन बिछाई गई थी। ठीक है, रेल लाइन बिछाई गई थी। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, या पूछा जाएगा कि जापान के किन दो शहरों के बीच सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी। तो जापान का जो टोक्यो और योकोहामा शहर है, इन्हीं दो शहरों के बीच पहली बार सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी। और यह रेल लाइन कब बिछाई गई थी। तो यह रेल लाइन 1870 से 72 ईस्वी के बीच बिछाई गई थी। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद जापान के संसद का नाम क्या है, यह भी प्रश्न है कि जापान के संसद का क्या नाम है और यह संसद का नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे का क्या कारण था। तो जापानियों ने संसद के लिए जर्मन शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनकी कानूनी सोच जर्मनी की सोच से प्रभावित थी। तो जापान के संसद का नाम लिख लीजिए कि जापान के संसद का नाम डायट था। डायट था। और यह डायट नाम जो है यह जर्मनी का नाम है, क्योंकि जापान की जो कानूनी सोच थी वह जर्मनी की
सोच से प्रभावित थी, तो इसीलिए जापान के संसद का नाम डायट था। डायट एक जर्मनी शब्द है। अगर पूछे तो, चूंकि पूछेगा नहीं, लेकिन जानते रहिए कि जापान के संसद का नाम डायट है और डायट एक जर्मन शब्द है। हाँ, और इस शब्द का प्रयोग जापान के लोगों ने क्यों किया था? क्योंकि जापान की जो कानूनी सोच थी वह जर्मनी की कानूनी सोच से प्रभावित थी। ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ, अब हम अगला प्रश्न चर्चा करेंगे, थोड़ा लंबा है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम उसको अगले पेज में लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब जापान का औद्योगिकीकरण चलिए अब यहां से जो अगला प्रश्न है कि जापान की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया था। जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया था, लेकिन जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूती कैसे मिलती थी? वे ऐसे कौन से कारण थे या ऐसे कौन से नियम लोगों पर लागू थे जो जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते थे? तो हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए कि जापान के अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। जापान के अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। तो इसके लिए जापान ने, चूंकि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना था, तो इसके लिए जापान ने क्या किया था कि सर्वप्रथम जापान ने क्या किया था कि कृषि पर कर लगाकर, कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया। ठीक है, कि जापान ने सर्वप्रथम कृषि पर कर लगाया और उसी कर से धन जो प्राप्त हुआ वह जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया गया था। उसके बाद क्या किया? दूसरा, रेल लाइनों का विकास किया। चूंकि अर्थव्यवस्था के लिए संचार का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, संचार का रोल बढ़ जाता है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें, अगर संचार ही नहीं रहेगा तो किसी भी देश का या किसी भी क्षेत्र का औद्योगिकीकरण नहीं किया जा सकता है। तो रेल लाइनों का विकास किया। ठीक है, कि कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया, उसके बाद रेल लाइनों का विकास किया और कपड़ा उद्योगों के लिए चूंकि जापान जो था वह कपड़ा भारत से मंगाता था, तो उसने क्या किया कि कपड़ा उद्योगों के लिए मशीनों का आयात किया। मतलब मशीन ही खरीद ली, कि मशीन खरीद कर
हम खुद ही बनाएंगे कपड़ा, क्योंकि आयात के लिए जापान सोना और चांदी देता था, जिससे जापान में आर्थिक दिक्कत ना आ जाए। इसलिए जापान ने क्या किया कि कपड़ा उद्योग के लिए मशीनों का आयात किया। उसके बाद मजदूरों को प्रशिक्षित किया। मजदूरों को प्रशिक्षित किया। मजदूरों को प्रशिक्षित किया। बार बार ऊपर नीचे क्यों हो रहा है यार? मजदूरों को प्रशिक्षित किया, मतलब कि मजदूरों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उसके बाद बैंकिंग संस्थानों का बैंकिंग संस्थाओं का निर्माण किया। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए कि जापान की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण में कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया। उसके बाद रेल लाइनों का विकास किया और फिर कपड़ा उद्योग के लिए मशीनों का आयात किया। ठीक है, इतना। उसके बाद मजदूरों को भी प्रशिक्षित किया। इस दिक्कत कर रहा है। चलिए, फिर बैंकिंग संस्थाओं का निर्माण किया। हाँ, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है बार बार। तो हम क्लास को जल्दी समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न था कि फुकुजावा युकिची कौन थे? तो यह एक जापानी बुद्धिजीवी थे और इन्होंने इनका एक कथन है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने कहा था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, इनका कथन था। अब इसके बाद चलिए हम लास्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं, फिर इस क्लास को समाप्त कर देंगे, क्योंकि कुछ बार बार कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। हमने बताया था कि अमेरिका ने, चूंकि जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, तो अमेरिका ने क्या किया था कि जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था। तो हम उसी के विषय में अब चर्चा करेंगे कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया था, यह प्रश्न है। तो लिखिए, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को
ईस्वी को परमाणु बम गिराया था। परमाणु बम गिराया था। यह प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है कि अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया था? तो लिख लीजिए कि अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी को परमाणु बम गिराया था। अब यहां से एक प्रश्न और बनता है कि अमेरिका ने किस विमान से परमाणु बम गिराया था? तो लिखिए कि अमेरिका ने यह परमाणु बम चलिए उससे लिख देते हैं B-29 बम वर्षक विमान से गिराया था। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन्हीं प्रश्नों को आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए आज की क्लास हम अब यहीं पर समाप्त करते हैं कि जापान ने जब अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया, उसके बाद अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त को और नागासाकी शहर पर 9 अगस्त को। अगर टाइम पूछेगा तो 8:45 का टाइम था सुबह का, जब हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था, और 9 अगस्त को जब नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था तो 11:15 का टाइम था। ठीक है, अमेरिका ने परमाणु बम कब गिराया, मतलब किस विमान से गिराया था? तो अमेरिका ने परमाणु बम B-29 बम वर्षक विमान से गिराया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने जापान का विसैन्यीकरण कर दिया और जापान में नया संविधान लागू किया और जापान का औपनिवेशिक साम्राज्य बनने का सपना चूर कर दिया। तो यहीं तक था। इसके बाद अगले टॉपिक में हम चीन के विषय में चर्चा करेंगे और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। धन्यवाद।